नमस्कार दोस्तों, ड्रीम सेवक में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के क्लास की शुरुआत करने से पहले आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं ड्रीम सेवक के ऑफिशियल लोगो से। तो ये है हमारा ऑफिशियल लोगो, मेहनत हमारी सफलता आपकी। ओके, आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज से क्लास 10th की जो सिविक्स की बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और उसका जो चैप्टर 2 है फेडरलिज्म, है ना, इस चीज़ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, फेडरलिज्म को हिंदी में संघवाद भी कहते हैं, है ना। और ये लेक्चर ना सिर्फ सीबीएसई के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि ये बिहार बोर्ड और जितने भी अदर बोर्ड्स हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या जितने भी बोर्ड्स, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो हमारा ये जो लेक्चर प्रिपेयर करने का मकसद है वो ना सिर्फ बोर्ड के बच्चों के लिए है, बल्कि ये एक फाउंडेशनल कोर्स भी है हमारा, जो जितने भी तरह के आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, या बीपीएससी की, या बीएसएससी की, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, सभी एग्जाम्स के लिए, आने वाले आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इस मकसद से इस लेक्चर को प्रिपेयर किया गया है। तो इसको अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए आइए, लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस पूछता हूं, देखता हूं कि क्या अब उसके जवाब आंसर्स आपको पता है। देखिए, नंबर 1 हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप बताइए कि फेडरलिज्म कहते किसे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, है ना। क्या भारत एक फेडरल कंट्री है? भारत में किस तरह के फेडरलिज्म्स को फॉलो किया जाता है? भारत का जो फेडरलिज्म है वो किस मॉडल पर बेस्ड है? अमेरिकन मॉडल पर बेस्ड है या फिर कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है ना। भारत जो है वो एक फेडरल कंट्री है। ये संविधान में क्या कहीं पर मेंशन है? आर्टिकल 1 क्या होता है? यूनिटरी और जो है फेडरल सिस्टम, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कौन से ऐसे की फीचर्स हैं संविधान के अंदर में जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो एक फेडरल कंट्री होगा? इस लेक्चर के अंदर में इन सारे सवालों के आंसर्स को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप बीच में इसको स्किप नहीं कीजिएगा, लेक्चर को पूरी तरह से अंत तक देखिएगा। बस 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, तो इसको आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको फेडरलिज्म से रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और आपके आने वाले कोई भी एग्जाम्स में, चाहे आप बोर्ड एग्जाम में हो या फिर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, हर जगह पर आपके जितने भी क्वेश्चंस फेडरलिज्म से आने वाले हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहले आप बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म कहते किसे हैं? देखिए, पहले तो हम वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, ये फेडरल वर्ड आया कहाँ से है। देखिए, ये जो फेडरलिज्म है वो फोएडस, जो कि एक लैटिन वर्ड है, वहां से आया है, और इसका मतलब होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट, यानी एक तरह का ये ट्रीटी है या फिर एग्रीमेंट को ये इंडिकेट करता है। फेडरलिज्म का अगर ऑफिशियल डेफिनेशन अगर हम लोग पूछें कि ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होगा, तो देखिए फेडरलिज्म को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। पहले मैं इंग्लिश में डिफाइन कर देता हूं, फिर उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए आइए फेडरलिज्म को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर 2 गवर्नमेंट, वन एट द सेंट्रल लेवल एंड सेकेंड एट द रीजनल लेवल या फिर स्टेट लेवल, एंड द पावर बिटवीन देम इज डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यानी फेडरल या संघवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें होंगी, जिसमें से एक सरकार तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, है ना, दूसरा जो है वो हमारा क्या होगी, राज्य सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। और दोनों के बीच का पावर जो होगा वो संविधान के द्वारा इंडिपेंडेंटली क्या होगा, उनको डिवाइडेड होगा। ये दोनों एक दूसरे पर पावर के लिए डिपेंडेंट नहीं होंगे और एक दूसरे पर नहीं झुकेंगे। ऐसे ही सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, संघवाद कहते हैं या फिर फेडरलिज्म कहते हैं। आज भी दुनिया के 192 देशों में से 25 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है, वहां के संविधान में फेडरलिज्म को इंक्लूड किया गया है। ये जो 25 स्टेट्स हैं, इनमें से बहुत सारी स्टेट हैं जो काफ़ी बड़े बड़े स्टेट हैं, जैसे रसिया, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इन सारी कंट्रियों के अंदर में हमारा जो है फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। भारत के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप बताना कि भारत क्या है, क्या ये फेडरल कंट्री है या नहीं है। देखिए, ये जो हमारा 25 स्टेट्स है, ये हमारा टोटल जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 40% को ये इंडिकेट करता है। चलिए आइए,
हम लोग आप समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, यूनिटरी सिस्टम के अंदर में या तो सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल लेवल होगा, जैसे चाइना के अंदर में है। चाइना के अंदर में यूनिटरी सिस्टम है, जैसे जहां पर मोनार्की होगा वहां पर यूनिटरी सिस्टम होगा। क्लियर है? और अगर दूसरा लेवल होगा भी, स्टेट गवर्नमेंट होंगे भी, तो वो जो होगा वो सबऑर्डिनेट बन करके रह जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट बन करके रह जाएगा, उसका लोअर रैंक पे रह जाएगा और उसको हर बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी और उसके लिए वो पावर के लिए आंसरेबल होगा। अगर कुछ गलत करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है। अब आइए समझते हैं फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं, फेडरल सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए, फेडरल सिस्टम में मैंने पहले ही आपको कहा कि फेडरल सिस्टम में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होंगे, है ना, और स्टेट को यहाँ पर खुद अपना पावर होगा, उसकी अपना एक अस्तित्व होगा, है ना, वो सेंट्रल के द्वारा नहीं पहचाना जाएगा बल्कि उनकी अपनी एक अस्तित्व होगी और वो हर एक पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रति आंसरेबल नहीं होगा। वो उसकी जवाबदेही सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकता है, उसकी जवाबदेही संविधान लेगा। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रूप है, आकार है, जो पावर है वो संविधान ने दिया है, उसको जन्म जो है संविधान ने दिया है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का भी जन्म जो है वो संविधान से डायरेक्टली होता है, ना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होगी। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम के अंदर में। ओके, देखिए, फेडरल सिस्टम्स के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यूँ तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, 2 को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और हम लोगों ने क्यों चुना ये भी यहीं पर जो है आंसर इसका मिल जाएगा हमें। फेडरल सिस्टम जो है वो रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने की कोशिश करता है ना। जो आपका लोकल लेवल पर जो डाइवर्सिटी है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखोगे, आप विलेज लेवल पर देखोगे तो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप देखो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, है ना, और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक कितनी ज़्यादा भिन्नताएं हैं, कितनी ज़्यादा ज्योग्राफिकल हमारी डाइवर्सिटी है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होने की वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी है ना। तो इन सब चीज़ों को क्या करता है, जब फेडरल सिस्टम जो है वो जो भी आपकी रीजनल डाइवर्सिटी होगी उसको एकोमोडेट करने की कोशिश करती है, उसको संजो के रखने की, बनाए रखने की कोशिश करती है ना। दूसरा जो हमारा इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है फेडरल सिस्टम का, वो है हमारा ये यूनिटी को क्या करती है, ना सिर्फ सेफगार्ड करती है बल्कि प्रमोट भी करती है। देश की आपकी जो एकता है और अखंडता है उसको ये बनाए भी रखती है और इसको आगे प्रमोट भी करती है। मैं आपसे पूछूं क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। हम लोगों ने फेडरलिज्म क्यों चुना, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने फेडरल सिस्टम को क्यों चुना, तो इसके 2 मेन कारण है। पहला कारण है कि हमारी कंट्री की जो साइज है आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो इससे जो 6 बड़े कंट्रीज़ हैं उसका नाम क्या। ये तो हमने समझा कि लार्ज साइज ऑफ द कंट्री को लेकर के हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को चुना। दूसरा क्या है, जो सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, आपको पता है कि भारत के अंदर में आज भी 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। क्लियर है? तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितने तरह के धर्म के लोग रहते हैं दुनिया में। ऑलमोस्ट जितने धर्म हैं वो सारे जो धर्मों के लोग हैं वो भारत के अंदर में आपको मिलेंगे, है ना। कितनी सारी जो है यहाँ पर जातियाँ हैं, कितने सारे कास्ट हैं। तो सब चीज़ों को, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए भी हम लोगों ने क्या किया, फेडरल सिस्टम को यहाँ पर अपने देश के अंदर में चुना। और एक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी तो वो हमारा जो लोकल लेवल पर जो डाइवर्सिटी है उसको वो नहीं बना के रख सकेगी और इतने लार्ज साइज ऑफ द कंट्री को, है ना, इतनी बड़ी कंट्री को जिसकी जो एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, इतनी बड़ी एरिया को ये यहाँ पर क्या करेगी, रूल नहीं कर पाएगी सेंटर से रह करके। आपके गांव के अंदर में, आपके ज़िले के लोगों की क्या समस्या है ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बता सकेगी। आपके गांव में कौन सी सड़क टूटी है, कौन सी लाइट जो है वो काम नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो लोकल लेवल के गवर्नमेंट को पता होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, कंट्री को अच्छे से रूल किया जाए और लोगों के जो उनके सोच है, जो उनके विचार हैं, है ना, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसको किस तरह से फुलफिल किया जाए। इसलिए हम लोगों ने, हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर में फेडरल सिस्टम को चुना। क्लियर है यहाँ पर? चलिए आइए नेक्स्ट हमारा है, देखिए संविधान का अगर आर्टिकल 1 देखोगे तो वो भारत को डिफाइन करता है, जिसमें संविधान कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है वो क्या होगा, जो है वो स्टेट का अपना एक यूनियन होगा, संघ होगा। तो इसके क्या मतलब हैं, देखिए इसका 2 मतलब है। पहला मतलब ये है कि भारत का जो निर्माण है वो एग्रीमेंट के तहत नहीं हुआ है। भारत ऑलरेडी क्या था, एक ज्योग्राफिकल एरिया था, ओके, और
इस ज्योग्राफिकल एरिया को हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि अच्छे से यहाँ पर रूल किया जा सके। क्लियर है? तो जैसे अमेरिका के अंदर में, अमेरिकन मॉडल में क्या हुआ है कि एग्रीमेंट के तहत स्टेट्स बने, जैसे अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं, तो वो लोग पहले अलग अलग थे, वो लोग मिल करके आए और उन्होंने कहा कि हम लोग मिल करके एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण करेंगे। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हम लोगों ने स्टेट का बंटवारा इसलिए किया ताकि हम लोग अच्छे से रूल कर सकें। दूसरा जो इसका मकसद है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेट को ये आज़ादी नहीं है कि वो हमारा जो देश है उसको छोड़ करके बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना ले, है ना। और अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि बताइए कि भारत का जो मॉडल है फेडरलिज्म का वो किस पर बेस्ड है, तो आंसर क्या होगा? कैनेडियन मॉडल, अमेरिकन मॉडल पर हमारा बेस्ड नहीं है। अमेरिका के अंदर में क्या है? एग्रीमेंट के तहत बना हुआ है। अमेरिका के अंदर में क्या है? स्टेट्स जो होते हैं वो संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्लियर है? देखिए, फेडरेशन वर्ड इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, संविधान के अंदर में कहीं पर भी फेडरेशन का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए, कौन कौन से ऐसे की फीचर्स है संविधान में जिसके आधार पर हम लोग, देखिए डेफिनेशन में तो ये लिखा हुआ था इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, और कहीं पर भी फेडरेशन नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं इंडिया जो है वो क्या है? एक फेडरल कंट्री है। तो क्या क्या ऐसे मेन की फीचर्स है संविधान में, क्या सबूत है संविधान में जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है? तो देखिए, यहाँ पर टोटल जो है 7 की फीचर्स को मैंने नोट डाउन किया है। इसको आइए बारी बारी से थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है, ये पूरा की फीचर्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में डिटेल मैनर में पढ़ेंगे। देखिए, पहला हमारा है डुअल पॉलिटी। फर्स्ट है हमारा डुअल पॉलिटी, दूसरा है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। डुअल पॉलिटी का क्या मतलब हुआ? एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और दूसरा क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट हो गई। इस तरह की रचना जो है हमारे देश के अंदर में है। दूसरा है कि हमारा संविधान जो है वो रिटेन है, लिखा हुआ है, तो इसमें जितने भी प्रोविजंस हैं, स्टेट को जो पावर मिला हुआ है, इसको बदलना क्या है? मुश्किल है ना। नेक्स्ट हमारा है, देखिए, डिवीजन ऑफ पावर। 7th शेड्यूल अगर आप देखोगे तो वहां पर 3 लिस्ट बने हुए हैं, सेंट्रल लिस्ट, है ना, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये सारे लिस्ट के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा की फीचर्स है, फेडरल फीचर्स है, वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमेशा क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जन्म दिया उसी ने स्टेट गवर्नमेंट को जन्म दिया, और जब भी कोई कन्फ्लिक्ट आएगा तो हमेशा सुप्रीम कौन रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है उस हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जो भी पावर मिला हुआ है वो उसको मिलेगा, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ पर मन की नहीं चलेगी। तो इस तरह से ये भी क्या कर रहा है हमारा, कहीं ना कहीं फेडरल फीचर्स को, फेडरल जो सिस्टम है उसको प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा फेडरल फीचर है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हमारा की फीचर्स है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो कल चल के कोई भी कंफ्लिक्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, तो जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका राइट जो है वो मिल सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? की फीचर्स हो गया, फेडरल फीचर हो गया। नेक्स्ट है हमारा है बाइकैमरलिज्म, है ना। तो आपको पता है कि हमारे देश के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा क्या कर रहा है? पूरा कंट्री एज अ होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन राज्यसभा में कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं? हर स्टेट के अपना एक वहाँ का मेंबर होता है, उनका अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इस तरह से स्टेट के पावर को यहाँ पर राज्यसभा जो है वो शो कर रहा है। कुछ भी अगर ऐसा लॉ आता है जिसको जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ होगा तो वहाँ पर राज्यसभा में इसका विरोध किया जाएगा और वो लॉ नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से बाइकैमरलिज्म जी भी क्या है? हमारा फेडरल फीचर्स का ही एक हमारा पार्ट है। नेक्स्ट हमारा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो बहुत आसान है चेंज करने, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक प्रोविजंस हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको आप क्या करोगे? चेंज नहीं कर पाओगे। उनको चेंज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो स्टेट्स हैं उसमें 50% से ज़्यादा स्टेट्स है उसको आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ वहाँ से पास कराना पड़ता है। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कठोर प्रोविजंस हैं जिसको बदला नहीं जा सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये भी हमारा क्या हुआ? फेडरल फीचर का हमारा पार्ट हुआ। तो पूरे डिटेल मैनर में इन सारे टॉपिक्स को हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, है ना। ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट था। लेक्चर को खत्म करने से पहले चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे दीजिए। जैसे यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें 2 या 2 से अधिक लेवल होता है? तो आंसर क्या होगा? फेडरल गवर्नमेंट, है ना। आपको जितने भी स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस के आंसर पूछे थे आपको तो सारे आंसर्स अब आ गए होंगे। जैसे इंडिया में कौन सा मॉडल फॉलो किया जाता है? तो आप क्या कहोगे? कैनेडियन मॉडल फॉलो किया जाता है। क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? यस, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। क्या संविधान में कहीं पर फेडरलिज्म वर्ड मेंशन है? तो आंसर क्या होगा? नो, कहीं पर भी मेंशन
नहीं है ना। तो देखिए ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा जल्द ही अपलोड किया जाएगा। देखिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनबॉक्स के अंदर में फेसबुक और टेलीग्राम का भी ये जो चैनल है, ये इस लेक्चर का आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पर अपलोड किया जाएगा, है ना, कुछ दिनों के बाद, विद इन 1 वीक्स। तो आप क्या करोगे, इनबॉक्स में जा करके फेसबुक और टेलीग्राम दोनों को वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, ताकि आप तक जो है जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो पहुंच पाएंगे। और इसको आप क्या करो, काइंडली शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग आप जैसे हजारों स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें जो महंगी कोचिंग की फीस नहीं दे सकते हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको बिल्कुल फाउंडेशन अभी से, जो बच्चे 6 में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं, 10 में हैं, उनको अभी से ही उनका फाउंडेशन तैयार करें, ताकि आने वाले 4-5 सालों के अंदर में वो इतने स्ट्रांग हो सकें, ताकि जब भी वो इंटर पास करेंगे या फिर ग्रेजुएशन पास करेंगे तो वो पूरी उनकी तैयारी हो चुकी होगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका आईएएस या फिर बीपीएससी जो है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ के लिए हम लोग फाउंडेशंस को, एनसीईआरटी को क्लियर कर रहे हैं। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।